है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आज मैं आपको प्रतिशतता संबंधी क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे थे उससे आगे ले जाने जा रहा हूं। आज उसके आगे के क्वेश्चन का हल हम लोग देखेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए आइए सवाल पर आते हैं। सवाल आपका है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? ये सवाल आपके नज़र से बहुत बार गुजरा होगा, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत परेशान करता है। तो हम चाहेंगे इस सवाल को आज इतने अच्छे से देखा जाए कि सवाल में कभी कठिनाई ना हो, कभी मुश्किल ना हो और कम से कम समय में ये सवाल बने। आइए सबसे पहले तो इस सवाल को समझने का प्रयास किया जाए कि सवाल है क्या। हिंदी, केवल हिंदी, दोनों, इस टर्म को हम लोग समझें। इस टर्म को समझने के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों विषयों में पास होने, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए यानी एक सब्जेक्ट ले लीजिए 36, दूसरा क्या है 47 और दोनों क्या है 22। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 61%। 61% ये कहीं ना कहीं फेल है। तो हम लोग को चाहिए कि आप पास की संख्या, तो 100 माइनस 61 बराबर 39%। लेकिन अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं गणित के गहराई में नहीं गए। ये क्या है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये हम लोग नहीं समझ पाए। अगर कुछ क्वेश्चन घूम के आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछ देगा तो हो सकता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि फार्मूला जब भी पढ़ेंगे तो शायद कंफ्यूजन रहेगा। गणित को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको रहने दिया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है केवल हिंदी, क्या होता है हिंदी, क्या होता है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। जैसे यहाँ 4 व्यक्ति है, यहाँ 2 व्यक्ति है और यहाँ 3 व्यक्ति है। यहाँ इन सभी को घेर कर हम लोग लिखने जा रहे हैं कि ये लोग चाय पीते हैं। इस वृत्त के अंदर जो भी हैं वो चाय पीते हैं, और दूसरा एक वृत्त फिर लेते हैं, इस वृत्त के अंदर जो भी है वो कॉफ़ी पीते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो आप कहिएगा ये दोनों व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो उभयनिष्ठ इसी को कहेंगे, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों में जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन ये हुआ। ठीक है, अब समझ गए कि दोनों में कौन है। अब ये समझेंगे कि चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या कहिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी चाय की संख्या क्या 6। आपसे बोला जाएगा कि चाय एवं कॉफ़ी दोनों पीने वाले की संख्या, तो आप क्या कहिएगा 2, यहाँ फिगर से दिख रहा है आपको। आपसे पूछा जाएगा कि चाय पीने वाले की संख्या क्या, तो आप कहिएगा 6। देख लीजिए इस घेरे में 6 व्यक्ति हैं, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा केवल चाय। आप गौर से देखिए, यहाँ इस घेरे को देखिए, ये सभी व्यक्ति बोलेंगे कि हम लोग चाय पीते हैं। ये सभी क्या बोलेंगे, हम लोग चाय पीते हैं। और इन सभी व्यक्ति से अगर ये 2 व्यक्ति निकाल लिया जाए तो ये चारों व्यक्ति बोल सकता है कि हम लोग केवल चाय पीते हैं। नहीं, जब ये सभी व्यक्ति रहेंगे, ये 6 व्यक्ति रहेंगे, तो ये हम लोग केवल नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्यक्ति कॉफ़ी भी पीते हैं।
तो इन दोनों को अगर हटा दें तो जो व्यक्ति बचता है इन दो, अब ये लोग क्या बोलेंगे? अब ये लोग बोलेंगे कि हम लोग केवल चाय पीते हैं। तो केवल कहाँ से निकला? तो चाय का जो टोटल संख्या है उसमें कॉमन को घटा देंगे तो केवल निकलेगा। तो चाय का टोटल संख्या क्या है? चाय पीने वाले का संख्या 6 और उसमें कॉमन कितने लोग हैं? 2। तो केवल चाय की संख्या क्या? 4। तो यही सब है इस चैप्टर, ऐसे क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट जो आपको समझना है, जो टर्म है जो आपको रखना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा के काहे नहीं पूछे, उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और सीधा एक फार्मूला रट लिए आंसर ले आए तो कहीं ना कहीं हम फंसेंगे। उसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए अब इसको ऐसे ही क्वेश्चन को एक बार फिर बनाते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि हिंदी में फेल होने वाले की संख्या 36। अगर 100 स्टूडेंट है तो 36 होंगे। अंग्रेजी में फेल 47 और दोनों में फेल कितना? 22। इसको आप जोड़ते हैं तो 105 हो जाता है। ये गलती हुआ ना? गलती होना ही है। यही गलती हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये गलती क्यों होता है। विद्यार्थियों की संख्या 100 है, प्रतिशत है यानी 100 है, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं फेल होने वाले की संख्या 105 है। 100 बच्चे हैं और फेल होने वाले 105, ये तो अन्याय हो जाएगा, ये संभव नहीं है। कैसे? देखिए 36 विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं, उसी 36 में से कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में भी फेल हैं, यानी दोनों विषय में फेल है। तो वैसे स्टूडेंट को हम लोग यहाँ भी गिन रहे हैं और यहाँ भी गिन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में गिनती करने में गलती ना हो तो सबको अलग अलग देखेंगे। ये हिंदी में फेल है ना, इसमें 22 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो केवल हिंदी में फेल होगा। समझा चुके हैं अभी? तो 22 घटाएंगे तो ये 14 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ एक विषय में फेल है, और इसमें 22 घटाएंगे तो ये जो बचेगा 25, ये 25 विद्यार्थी ऐसा है जो सिर्फ दूसरे विषय में फेल है और ये दोनों जगह फेल है। मतलब ये सभी विद्यार्थी अलग अलग हैं। हम कहेंगे केवल हिंदी में फेल होने वाले हाथ उठाइए तो सिर्फ यही हाथ उठाएंगे ना। केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ उठाइए तो यही उठाएंगे ना, और दोनों में फेल होने वाले हाथ उठाइए तो यही उठाएंगे, ये भी हाथ उठाएंगे क्या? नहीं। तो ये सब अलग अलग है, इसमें कॉमन कोई स्टूडेंट नहीं है। सारे स्टूडेंट को जोड़िए तो अब देखिए आपका गिनती सही हो जाएगा 61, यानी 61% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं। तो 100 में अगर 61 घटा लिया जाए तो जो बच्चे बचेंगे वो क्लास में दोनों विषय में पास होंगे, क्योंकि जो एक विषय में फेल हैं उनको भी और जो 2 विषय में फेल हैं उनको भी क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्लास में बचेंगे कौन? जो दोनों विषय में पास है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और इसी क्वेश्चन को आप चाह रहे हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम से देखना, तो उसे भी आप देख लीजिए। लेकिन अभी जो आपको कंसेप्ट दिया गया है, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां आप परेशान होंगे अगर ये बात आपके पास नहीं है तो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम या वेन आरेख से भी बना सकते हैं। आइए कैसे? देखिए हिंदी में फेल होने वालों की संख्या क्या? 36% है, और दोनों में फेल होने वालों की संख्या 22। तो यहाँ जो होगा ये दोनों में फेल होगा। ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है। हिंदी में फेल 36% और दोनों में फेल 22। तो दोनों में फेल 22 है तो हिंदी में 22, 36 में 22 घटा लेंगे तो 14। अब देखिए तो हिंदी में 36% फेल हुआ कि नहीं हुआ? 22 और 14 ये पूरा दोनों हिंदी में आता है कि नहीं आता है? तो हिंदी में 36। अब कहता अंग्रेजी में कितना? 47। तो 22 तो हो गया ना, ये 22 बचा अंग्रेजी में भी फेल है। तो 22 के बाद कितना और ले लें कि 47 हो जाएगा तो 25। तो अब देखिए आपका सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ लैंग्वेज में है, यहाँ फिगर में। फिगर क्या कह रहा है कि हिंदी में फेल होने वालों की संख्या क्या? 36 आप कहिएगा।
अंग्रेजी में फेल होने वालों की संख्या क्या, आप 47 कहिएगा, और दोनों में फेल होता हुआ कौन दिख रहा है, 22। तो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं। ये सिर्फ हिंदी में फेल हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी में फेल हैं, और ये दोनों जगह फेल हैं। इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ते हैं तो बराबर आता है 61। यानी 61 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, या तो एक विषय में, या तो दूसरे विषय में, या तो दोनों विषय में। इन सारे स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देंगे तो क्लास में जो बचेगा वो दोनों विषय में पास होगा। तो 100 में इसको घटा लेंगे तो 39, का मतलब क्या हुआ, 39% दोनों विषय में पास होंगे। देखिए अगला सवाल वही है, थोड़ा सा बदल गया है, और यही अगला सवाल आगे बदलता रहेगा, और उसी को हमको समझना है ताकि आगे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, और उसके बाद कहता है 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। और इसके पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें तीनों टर्म अनुत्तीर्ण था, और यहाँ क्या है, 2 टर्म उत्तीर्ण है और 1 टर्म अनुत्तीर्ण है। तो तीनों को एक ही फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने, 20। दोनों विषय में जो मान दिया रहेगा उसी के फॉर्म में आपको ले जाना होगा सिंगल सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को। तो क्वेश्चन कहता है एक सब्जेक्ट में 60% विद्यार्थी पास है तो फेल कितने होंगे। तो एक सब्जेक्ट यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी में फेल कितने होंगे, तो 40, और गणित में फेल कितने होंगे, तो 30। क्या ये बात हम लोग समझ पाए हैं क्या। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों विषयों में फेल की संख्या, और यहाँ दिया हुआ है दोनों विषयों में पास की संख्या। तो कुछ टर्म पास के फॉर्म में, कुछ टर्म फेल के फॉर्म में, ये नहीं होना है, सबको एक ही टर्म में लाएंगे। तो दोनों विषयों में जो मान दिया रहेगा उसी फॉर्म में इसको भी हम लोग ला सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब दोनों विषयों में फेल कितने विद्यार्थी, 20, अंग्रेजी में फेल कितने विद्यार्थी, 40, गणित में फेल 30। अब इसको हम लोग वैसे पहले क्वेश्चन की तरह बना लेंगे। ये 40 जो है अंग्रेजी में फेल है, और यहाँ 20 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो केवल अंग्रेजी में फेल होगा। इसमें 20 घटा लेंगे तो ये केवल हिंदी में फेल होगा, और ये केवल गणित में फेल होगा, और ये दोनों में फेल। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं। तो 50% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं, या तो एक विषय में या तो दूसरे विषय में। तो 50% के बाद जो बच्चे होंगे वो दोनों विषय में पास होंगे। ये फेल, ये फेल, ये फेल, सारे फेल को क्लास से बाहर निकाल देंगे तो क्लास में बचेगा कौन, जो दोनों में पास होगा। तो दोनों में पास की संख्या क्या, 100 - 50 यानी 50%। फॉर्मूला लिखे थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ लगाने में दिक्कत होगा ना, वहाँ भी कन्वर्ट करेंगे तब। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। सीधा एक फार्मूला रखें, आंसर लाए, तब तो शायद कहीं ना कहीं हम गणित से दूरी बना के रख रहे हैं। गणित से दूरी नहीं बनाना है, गणित के जितना नज़दीक जाएंगे उतना आंसर आएगा, उतना पकड़ होगा, और उतना हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर पाएंगे, और क्वेश्चन हल करने का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा। इसलिए सिर्फ फार्मूला को नहीं समझना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप वेन आरेख या वेन डायग्राम से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। आप जानते हैं 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, तो यहाँ 20 होगा। क्वेश्चन कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, 60 बच्चे अंग्रेजी में पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 40। 40 में 20 यहाँ आ गया तो 20 यहाँ होगा, इसको अंग्रेजी लिख देते हैं। अब आइए गणित। गणित में क्वेश्चन कह रहा है 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 30। 30 में 20 यहाँ आ गया तो यहाँ 10 ही होगा ना। अब देखिए, ये बच्चा केवल अंग्रेजी में फेल, ये बच्चा केवल गणित में फेल, और ये बच्चा सब जगह फेल। इस सारे फेल को क्लास से बाहर निकाल देंगे तो क्लास में बचेगा कौन, जो दोनों विषय में पास होगा। तो ये फेल 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 सबको जोड़ते हैं 50। 50% बच्चे को निकाल देंगे तो क्लास में जो बैठा होगा वो दोनों विषय में पास होगा। तो दोनों विषयों में पास की संख्या क्या, 100 - 50 बराबर 50%।
ये आपका आंसर। आपका सवाल वही है, थोड़ा सा एक टर्म बदल गया क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है 69 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, पास हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन शुरू से पढ़िए। किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ तक तो आप बना चुके हैं, पहला क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन में आगे क्या हुआ है, तो 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना, यही ना। आइए आप देखिए कि 42 विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए, 52 विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। जो दोनों में फेल होता है उसको घटाते हैं तो कॉमन हमको केवल मिलता है ना। कॉमन जब घटाते हैं तो केवल मिलता है। शुरू में पहला क्वेश्चन में एग्जांपल लिए हम लोग, तो 17 घटाएंगे तो पता चलेगा केवल एक विषय में कितने लोग फेल हैं, 25। इसमें 17 घटाएंगे तो दूसरे विषय में कितने लोग फेल हैं, और 17 तो दोनों में फेल हैं। कहने का मतलब क्या, एक विषय में जो फेल है इसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, दूसरे विषय में जो फेल है इसको भी क्लास से बाहर निकाल देते हैं, और दोनों में जो फेल है उसको तो निकालना ही निकालना है। तो कितने बच्चे क्लास से बाहर हो रहे हैं, देखिए तो 7, 17 बाकी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, यानी 77 बच्चे, यानी 77% बच्चे क्लास से बाहर जा रहे हैं। क्लास में बैठे कितने बच्चे होंगे, 23%, नहीं 77, यानी 100 में आप 77 घटाइएगा तो 23, यानी 23% बच्चे सफल हैं, और 23% सफल है। और सफल का संख्या क्या दिया हुआ है, 69। आपके सवाल में दिया हुआ है सफल बच्चे कितने, 69। तो 23% का मान 69, 100% का मान 300 बच्चे। यहाँ बच्चों की संख्या क्या, 300। आपका अगला सवाल वही है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% हिंदी में पास हुए, ये पास है। आगे चलकर क्या दिया है, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। ऊपर पास था, अब फेल है, तो दोनों विषयों में फेल है तो सबको फेल के फॉर्म में लाना होगा। ये पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, वही काम करते हैं। तो 80% अंग्रेजी में, 80% अंग्रेजी में पास है, तो 20% अंग्रेजी में फेल होंगे। और क्वेश्चन कहता है 70% हिंदी में पास है, तो हिंदी में फेल कितने होंगे, 30%, और दोनों में फेल तो दिया हुआ है 10%। 10 इसमें घटा देंगे तो केवल अंग्रेजी में कितना, 10, केवल हिंदी में कितना, 20, और दोनों में कितना, 10। तो ये कहीं ना कहीं फेल हैं। 10 केवल अंग्रेजी में, 20 केवल हिंदी में, और 10 दोनों में। इन सारे स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दिया जाए तो क्लास में कौन होंगे, तो जो दोनों विषय में पास होंगे, क्योंकि एक भी विषय में जो फेल है वो तो बाहर चले गए, तो क्लास में होंगे कौन, जो दोनों में पास होंगे। तो ये 40 है, मतलब 40 कहीं ना कहीं फेल है, तो 40 के बाद जो होंगे वो दोनों में पास होंगे, तो दोनों में पास का प्रतिशत क्या, 60, और दोनों में पास का संख्या क्या, 3600, बराबर 3600। तो 100% का मान निकाल लीजिए, 3600 बटे 60 गुने 100, आंसर क्या, 6000। आप वेन आरेख, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कैसे, आइए देखें। आप देखिए अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी पास हैं, तो अंग्रेजी में फेल कितने होंगे, 20। और दोनों में, सबसे पहले दोनों को लिखना है, दोनों में, दोनों विषयों में फेल कितने, 10, और अंग्रेजी में फेल कितने, 20। तो ये 10 ये भी अंग्रेजी है और ये भी अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में फेल कितने, 20 क्वेश्चन के अनुसार। फिर है हिंदी में फेल कितने, तो हिंदी में फेल 30। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 20 होगा ना, तब ना 30 होगा। तो आप देखिए ये केवल अंग्रेजी में फेल है, ये दोनों में फेल है, और ये केवल हिंदी में फेल है। मतलब ये सब कहीं ना कहीं फेल है। तो 40 फेल हैं तो पास कितने होंगे, 40 फेल है यानी 40% फेल है, तो पास कितने प्रतिशत होंगे, तो पास 60% होंगे, और पास की संख्या क्या, 3600, इसलिए 100% बराबर 6000।
ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कहीं कहीं शायद यहाँ भी हम लोग फंस जाएं, इसलिए ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% यानी 15% स्टूडेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आइए इस सवाल में अगर वो फॉर्मूला जो सबसे पहले क्वेश्चन में हम रखे थे यूनियन इंटरसेक्शन संबंधित, अगर यहाँ रखिएगा तो शायद आप उलझ जाइएगा। इसीलिए शुरू से हम कह रहे हैं क्वेश्चन पर जिस तरह का भी आप सवाल बनाते हैं उस पर पकड़ होना चाहिए, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर देखना चाहिए। अगर उसको नहीं देखते हैं तो शायद अगले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मोड़ आ जाए तो शायद बनाना मुश्किल हो जाएगा। आइए देखा जाए कुल कितने विषय में कुल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ 2500 का 35% यानी क्या 875। ये 875 स्टूडेंट सिर्फ एक विषय में पास हुए। क्वेश्चन कह रहा है 2500 का 42% सिर्फ दूसरे विषय में पास है यानी 1050, और 2500 का 15% कितना 375। अब सवाल को देखिए, सवाल लास्ट लाइन क्या पूछता है, वहाँ अगर एकाग्र नहीं होंगे हम तो हो सकता है गलत जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है केवल एक ही विषय में, तो केवल एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या है। ये 875 विद्यार्थी क्या कहता है कि हम लोग एक विषय में पास हैं। क्या ये कह पाएगा कि हम लोग केवल एक विषय में पास हैं? नहीं। केवल कब लगेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं, केवल का प्रयोग, केवल वर्ड कहाँ से आएगा, जब हम चाय में कॉमन को घटाते हैं तो केवल चाय निकलता है। एग्जाम्पल ले चुके हम लोग नहीं। तो पहले विषय में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या में कॉमन स्टूडेंट को घटा दिया जाए तो बचेगा वो केवल होगा। तो इसमें 375 घटाएंगे तो ये बच्चा, ये स्टूडेंट क्या बोलेगा, ये स्टूडेंट, ये सभी मिलकर ये बोलेंगे कि हम लोग केवल एक विषय में पास हैं। ये 875 स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये 500 स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन को आप घटा लिए, कॉमन घटाने के बाद क्या निकलता है, पहले सवाल में देख चुके हैं हम लोग। तो 500 स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग केवल एक विषय में पास हैं। ये 1050 में अगर 375 घटा लें तो क्या आएगा 675। तो ये 675 स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हम लोग भी केवल एक विषय में पास हैं लेकिन वो विषय दूसरा है। तो यहाँ पहला और दूसरा थोड़ी ना बोला, यहाँ सिर्फ ये बोल रहा है कि एक ही विषय में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या, एक ही विषय में। हम कहेंगे एक ही विषय में, ये सभी बच्चे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आते हैं और सवाल करते हैं कि एक ही विषय में पास होने वाले विद्यार्थी हाथ उठाइए, तो ये 500 विद्यार्थी हाथ नहीं उठाएंगे क्या, और ये 675 ये भी हाथ उठाएंगे, क्योंकि ये भी एक ही विषय में पास हैं और ये भी एक ही विषय में पास हैं। तो एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या, 1175। ये आंसर है। अब बोलिए इस आंसर के लिए आप यूनियन इंटरसेक्शन पर रखते तो क्या दिक्कत होता? जरूर होता। क्यों? क्योंकि वहाँ से देखिए फार्मूला से आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। गणित के गहराई में फार्मूला से नहीं जा सकते। जब तक क्वेश्चन तोड़कर, वो मैटर को तोड़ कर हम लोग नहीं समझेंगे तब तक गणित नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चन कभी कभी फार्मूला रखने से एक लाइन में बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जरा सा मोड़ आता है तो फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उस मैटर को अच्छे से समझना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा कितना भी मोड़ का ही नहीं हो, कितना भी मुश्किल का ही नहीं हो, कितना भी जटिल का ही नहीं हो, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए परेशानी क्या होता है, इससे एक सवाल और पूछते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, हमने निकाला
कि एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या है। अब इसी का हम जवाब इसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। आपसे हम पूछ क्या रहे हैं, एक ही विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है। आप क्या जवाब देंगे, एक ही विषय में, क्वेश्चन ये रहा हमारा, एक ही विषय में असफल होने वाले की संख्या क्या होगी। इसका जवाब आपको देना है। जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जब वहाँ जवाब सही होगा तो ठीक है, अगर जवाब गलत हुआ तो उसका सॉल्यूशन हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में देंगे। अब आइए, इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, वेन आरेख से भी बना सकते हैं। आइए जरा सा देखा जाए। ये पहला सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट। क्वेश्चन कहता है पहले सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने, 375। तो 375 तो यहाँ होगा ही। अब क्वेश्चन कहता है कि पहले सब्जेक्ट में कितना, 875। तो 375 यहाँ हो गया, तो यहाँ 500 होगा, तब ना 875 होगा। अब फिर कहता है दूसरे विषय में कितना, 1050। 1050 में 375 यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना लिख दे, 675। देखिए 675 और 375 को जोड़िएगा तो 1050 हो जाएगा, 375 और 500 को जोड़िएगा तो 800 हो जाएगा, 875 हो जाएगा, जो आपका सवाल कहता है। अब देखिए, तो एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या, 500। एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या, 500, और एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या, 675। तो आंसर क्या होगा, 1175। आया क्या। लेकिन सवाल याद रहे, सवाल हमने क्या पूछा, एक ही विषय में फेल होने वाले की संख्या। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, यदि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, मतलब एक ही एग्ज़ाम में दो बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। क्वेश्चन करा, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उसका प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। जो 9 अंक अधिक लाया है उसका प्राप्त अंक कितना है, दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। आइए जरा सा सीधा सीधा अगर x मान के बनाना हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए क्या होता है, और फिर हम चाहेंगे कि कम समय में भी बनाएंगे। जो हम लोग का तरीका 100% उस पर भी आएंगे, लेकिन आप जरा सा एक बार x मान के इसको देखिए। एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, एक विद्यार्थी माना x अंक लाया तो दूसरा x + 9 लाएगा। ये सवाल कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कथन सवाल का है। अब सवाल का अगला लाइन क्या कहता है, जो अधिक 9 अंक अधिक लाया है वो किसके बराबर है, तो वो इसके बराबर है, उनके अंकों के योग के 56% के बराबर है। तो ये 56% के बराबर कौन, ये दूसरा स्टूडेंट, x + 9। अब हम लोग को सिर्फ मान निकालना है x का, समीकरण यही है। समीकरण समझने में दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे का काम तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। पहला विद्यार्थी जो कम लाया है वो x है, तो जो ज़्यादा लाया है वो x + 9 होगा, क्योंकि दोनों में 9 का अंतर है। दूसरा विद्यार्थी 9 अंक ज़्यादा ला रहा है। अब क्वेश्चन कहता है जो 9 अंक ज़्यादा लाया है वो बराबर है किसके, दोनों के योग के 56% के बराबर है। तो दोनों का योग हुआ, ये पहला और ये दूसरा, और उसका 56% निकाले, ये बराबर है किसके, दूसरे के बराबर। अब सिर्फ x का मान निकालना है। आइए x का मान निकालते हैं। x कितना, 2x + 9 है ना। अब 100 को उधर भेज देते हैं, तो इधर हम लोग किससे गुना कर दें, 56 से, और वहाँ क्या होगा, 100x - 900 + 900 है ना। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 112x + क्या, 56 × 9 गुना करेंगे, ये 504 आएगा, बराबर क्या, 100x + 900। अब ये 100x इधर आके घट जाएगा तो क्या, 12x, और 504 उधर 504 घट जाएगा किस में, 900 में। तो 900 में 500 जाएगा तो 400, फिर 4 घटा देंगे, 396। अब 12 से काटते हैं, 12 तिया 36 बचा 3, फिर 12 तिया 36, x का मान क्या, 33।
तो x का मान 33, तो x प्लस 9 का मान क्या, 33 प्लस 9 42, यही दोनों का अंक हो जाएगा। दोनों ने कितना और कितना अंक प्राप्त किया, तो इतना अंक प्राप्त किया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला मानते चले गए, आंसर आया। लेकिन हम चाहते नहीं, हमारा तरीका ऐसा नहीं, हमारा तरीका कुछ अलग हो। हम ये दिखाना इसलिए चाहते हैं कि ताकि आप देखिए कि कहीं आप जानते हुए फेल तो नहीं हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे इतना समय हम लोग बर्बाद करेंगे तो शायद अगला क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ समय का अभाव होता है। आइए इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए। यहाँ कहता है यदि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक लाया, दोनों में डिफरेंस कितने का, 9 का। और क्या कहता है, अधिक प्राप्त किया तथा उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 56% है। दोनों के योग का 56% है, तो एक विद्यार्थी अगर 56% है दोनों के योग का, तो दूसरा 44% होगा दोनों के योग का। नहीं, एक दोनों मान लिया कुल जो भी है अंक है वो अपने आप में 100% होगा ना। उसमें से एक बच्चा अगर 56% ला रहा है तो दूसरा बच्चा कितना ला रहा होगा, 44%, तब ना दोनों मिलके फिर वही 100% हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस 12% का, और दोनों में डिफरेंस है कितने का, 9 का। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दोनों में डिफरेंस 12% का हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, और दोनों में डिफरेंस 9 का ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 12% बराबर 9, तो 100% बराबर क्या, या 100% निकालिए, चाहे डायरेक्ट 44% निकाल लीजिए। 100% निकालिएगा तो दोनों मिलाकर कितना आएगा वो निकलेगा। एक स्टूडेंट कितना लाया वो निकालना है, तो सीधा 44% निकाल लीजिए। 44% बराबर कितना, या 56% बराबर कितना। 44 निकालिएगा तो भी काम चल जाएगा, 56 निकालिएगा तो भी काम चल जाएगा। आइए कितना मान आता है, 9/12 गुना 44, 4 से 3 बार में, 4 से 11 बार में, 3 से 3 बार में, यानी क्या 33। और एक स्टूडेंट को 33 मिला तो दूसरा उससे 9 ज़्यादा है, 33 9 42 लिख देंगे दूसरे का। ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ क्या वक्त बर्बाद किए। ये काम जो हम लिखे हैं तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये आपको किसी को समझाना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ एक नियम। क्या, 12% का मान 9 तो 44% का मान, क्या आंसर आ गया। और हम चाहेंगे कि आपका अप्रोच यही हो, अन्यथा आप बनाते हुए भी फेल होंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप बना दिए, लेकिन उसमें जो ज़्यादा वक्त लिए उसके वजह से अगला एक क्वेश्चन आपका छूटने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बनाए कि एक क्वेश्चन छोड़े, एक क्वेश्चन छूटा आपका। तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए, निकालना। देखिए आज के दौर में आप जान रहे हैं कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वैसे दौर में आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपका अप्रोच कुछ उसी लेवल का होना चाहिए। आइए अगले सवाल में। सवाल आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया, मतलब जितना भी पूर्णांक है उसका 75% लाया इसने। फिर कहता है 3 विषयों में से 2 विषयों में उसने क्रमशः 60 तथा 82 अंक पाया मिला। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे विषयों का पूर्णांक क्रमशः 75, 100 और 125 हो, तो तीसरे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किया, उसे कितने अंक मिला, यही ना। आइए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है उस विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% मार्क्स लाया। कुल पूर्णांक है कितना, 75, 100 और 125। यही है तीनों विषयों का कुल पूर्णांक। पहला विषय, दूसरा विषय और तीसरा विषय, तीनों विषयों का कुल पूर्णांक कितना है, तो 75, 100 और 125 यानी 300। 300 में उसको मिला कितना, तो 300 का 75% यानी कितना, 225। अब क्वेश्चन कहता है यदि 2 विषयों में उसे 60 और 82 अंक मिले हो तो तीसरे विषय में कितना मिलेगा। अरे तीनों विषय मिलकर क्या मिला हमें, तीनों विषय मिलाकर मिला 225। उसमें से पहले 2 विषय में क्या लाए हैं वो पता है, तो तीसरे विषय में क्या लाएंगे नहीं पता चलेगा। आप आइए
225 ये कुल अंक है। और इसमें घटा देंगे, पहला विषय क्या लाए 60, दूसरा विषय क्या लाए 82। अगर ये दोनों जोड़ के घटा देंगे तो यही मिलेगा आपको तीसरे विषय में, क्योंकि तीनों विषय मिलाकर आपको क्या लाना है वो साफ साफ दिया हुआ है 225। पहले और दूसरे में क्या लाए वो भी साफ साफ दिया है, तो तीसरे में क्या मिलेगा नहीं पता चलेगा, चलेगा। इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, यानी 225 में हम लोग घटाएंगे क्या 2 8 6 14, यहाँ होगा 3 8 83। तो इसी के साथ आज यही विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम। लेकिन इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।